हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आ चुके हैं एक और नई वीडियो, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स और बीकॉम। जिन स्टूडेंट्स के पास हिंदी का बुक है रंगमंच ऑल यूजी कोर्स, ये बुक है उन सभी के लिए ये वीडियो होने वाली है। ठीक है, इसका आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 का लेसन नंबर 1, जिसका नाम है भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र। ठीक है, फुल एक्सप्लेनेशन होने वाला है विथ नोट्स के साथ, ड्यू सोल और एनसी बेब यानी सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, और ये न्यू सिलेबस के ऊपर होने वाला है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग एक चीज़ बता देता हूँ कि इससे पहले कि हमने और भी कई सारे बुक्स जो है कंप्लीट की हैं हिंदी की, तो उन सभी की वीडियोस आप जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। उनकी लिंक आपको मिल जाएगी। उन वीडियोज़ को देखिए, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा बेहतर तरीके से और भी सारी चीज़ें समझ में आ सके। तो ज़्यादा फार्म ना भरते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 का लेसन नंबर 1, जिसका नाम है भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र। ठीक है, ये भरत मुनि एक बहुत बड़े हमारे कवि विद्वान रह चुके हैं। ठीक है, इन्हीं के द्वारा जो है नाट्य शास्त्र दिया गया है या नाटक दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम और भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आगे, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो और अच्छे से हम इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, ठीक। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे परिचय। भारत में नाट्यशास्त्र परंपरा कितनी प्राचीन है, इसको लेकर के विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसे ग्रीक नाट्यशास्त्र परंपरा से जोड़कर देखते हैं, तो कुछ विद्वान इसे भारत में वैदिक परंपरा से जोड़कर देखते हैं। यानी कि भारत में जो नाट्यशास्त्र परंपरा है, ये कितनी प्राचीन है, कितनी पुरानी है, इसको लेकर के विद्वानों के बीच में क्या है, बहुत ज्यादा मतभेद है। कई विद्वान ऐसे हैं जो इसे ग्रीक नाट्यशास्त्र परंपरा से जोड़कर देखते हैं या बताते हैं, और कुछ ऐसे विद्वान हैं जो इसे भारत की जो वैदिक परंपरा है उससे जोड़कर बताते हैं। ठीक है, भारत से पूर्व, सॉरी यहाँ पे भरत आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, भरत आएगा, जो कि हमारा भरत मुनि जी हैं, ये आएंगे। ठीक है, भरत से पूर्व और पश्चात में भी नाट्यशास्त्र के आचार्य हुए, जिनकी रचनाओं के माध्यम से नाट्यशास्त्र की समृद्ध परंपरा और उनकी नई नई व्याख्या दृष्टिगत होती है, हमें दिखाई देती है या मिलती है। ठीक है, भरत मुनि रचित नाट्यशास्त्र ही एक ऐसा प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है जिसमें नाट्यशास्त्र सिद्धांत का क्रमबद्ध निरूपण अति विस्तार एवं सुशिस्ती से किया गया है। ठीक है, यानी कि देखो, भरत मुनि से पहले भी कई सारे ऐसे विद्वान आए, आचार्य आए, जिन्होंने क्या है, नाटक परंपरा को आगे बढ़ाया। लेकिन उनके में क्या था कि एक जो सीक्वेंस वाइज होता है, सीक्वेंस लाइन से नहीं थी। लेकिन जो भरत मुनि जो हमारे थे, इन्होंने एक रचना की जिसका नाम था नाट्य शास्त्र की रचना की। ठीक है, जिसमें प्राचीनतम, ये हमारा सबसे पुराना और प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है नाट्य शास्त्र को लेकर के। यानी इससे पहले और भी आए, लेकिन उनका हमें उपलब्ध है, लेकिन वो सीरियस वाइज नहीं है या फिर सीक्वेंस में नहीं है। लेकिन जो हमें जो भरत मुनि जी का है ग्रंथ है, ये हमें उपलब्ध है, बहुत पुराना ग्रंथ है। इसमें नाट्यशास्त्र सिद्धांत का क्रमबद्ध, यानी कि जो नाट्यशास्त्र में जितने भी सिद्धांत है उन सभी को क्रमबद्ध यानी लाइन से सीक्वेंस वाइज निरूपित किया गया है, लिखा गया है, और बहुत ही ज्यादा विस्तार से इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, हम देखने वाले जो भरत मुनि जी है, इनका नाट्यशास्त्र क्या है। ठीक है, भरत मुनि रचित नाट्यशास्त्र एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जो भरत मुनि द्वारा रचित जो नाट्यशास्त्र है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। नाट्यशास्त्र के क्षेत्र में इस ग्रंथ का वही स्थान है जो कि व्याकरण के क्षेत्र में पढ़ने की अष्टाध्यायी का है। ठीक है, देखो, नाट्यशास्त्र के क्षेत्र में, जो नाट्यशास्त्र का जो हमारा क्षेत्र, जो नाटक, जो ड्रामा का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में इस ग्रंथ का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से हम कह सकते हैं, जिस तरीके से जो व्याकरण के क्षेत्र में हमारे पढ़नी की जो अध्याय है, पढ़नी जी से द्वारा जो लिखी गई अष्टाध्यायी है, उसका जिस तरीके से महत्व है, उसी तरीके से नाटक में हमारा किसका अध्याय है, नाट्यशास्त्र का स्थान है। ठीक है, भरत मुनि के पश्चात सभी आचार्यों ने भरत प्रतिपादित नाट्यशास्त्र शास्त्रीय सिद्धांतों पर ही विचार विमर्श किया। यानी कि भरत मुनि के पश्चात, यानी भरत मुनि के बाद सभी आचार्य, जितने भी आचार्य हैं, उन्होंने भरत मुनि द्वारा जो लिखित नाट्यशास्त्र है उसी पर अपना विस्तार और अपना सिद्धांत दिया। ठीक है, भरत मुनि ने रंगमंच को एक सतत परिवर्तनशील गद्यात्मक माध्यम माना है। यानी कि जो भरत मुनि जी हैं, इन्होंने रंगमंच को या फिर नाटक को एक सतत परिवर्तनशील यानी हमेशा परिवर्तनशील गद्यांत माध्यम माना है। नाटक का आधार लोक है। जो नाटक है वो उसका आधार कौन है, लोक है, और लोक स्वयं निरंतर परिवर्तनशील है, और जो लोक है वो स्वयं निरंतर स्वयं जो है हमेशा क्या है, परिवर्तन
सील है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप लोगों को एक चीज जानना पड़ेगा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रंगमंच का, जैसे कि हमारी बुक का नाम है रंगमंच। ठीक है, सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा रंगमंच होता क्या है। क्या रंगमंच होता क्या है? तो रंगमंच एक कह सकते हो आप इसको स्टेज। ठीक है, एक स्टेज कह सकते हो, एक मंच कह सकते हो, जहां पर कोई भी पात्र या अभिनेता आकर के अपनी एक्टिंग को या अपने द्वारा कोई क्रिया प्रतिक्रिया क्रिया करता है और हम लोग दर्शक बन करके देखते हैं। ठीक है, एक तरीके से आप इसे इंग्लिश में स्टेज कह सकते हो, अंग्रेजी में स्टेज कह सकते हो और हिंदी में इसको आप मंच कहते हैं। ठीक है, मंच या फिर आप कह सकते हो जहां पर भी ड्रामा किया जाता है, जिस स्थान पर ड्रामा किया जाता है वो हमारा स्टेज होता है। ठीक है, तो स्टेज को ही हम रंगमंच के नाम से पढ़ रहे हैं। ठीक है, नाटक शब्द, जो नाटक शब्द है हमारा अब बढ़ते हैं आगे। नाटक शब्द नट धातु से उत्पन्न माना जाता है। जो नाटक शब्द है ये नट धातु से उत्पन्न माना जाता है। कुछ विद्वान इसकी नट धातु से मानते हैं, कुछ विद्वान जो है इसकी उत्पत्ति किससे मानते हैं? नट धातु से मानते हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि नट और नृत्य धातु के अर्थ में कोई अंतर नहीं है। कई विद्वान क्या है इसको नट धातु से इसका उत्पन्न मानते हैं और कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कि नट और नृत्य धातु के अर्थ में कोई भी अंतर नहीं मानते। ये कहते हैं कि नट और नृत्य दोनों एक ही है। ठीक है, नाटक सबकी ऐसी विधा है, नाटक कृत्य की ऐसी विधा है जिसमें अवस्थानुकृति, अभिनय, भाव, प्रकाशन और रसानुभूति सबकी व्याप्ति यानी अनुभव हो जाता है। ठीक है, जो नाटक है, नाटक कृति है, यहाँ पे कब नहीं आएगा, यहाँ कृति आएगा। ठीक है, नाटक कृति एक ऐसी विधा है या फिर ऐसी एक कला है जिसमें कि हम अवस्थानुकृति यानी किस तरह की वो अवस्था में है, उसकी अनुभूति, क्या अभिनय कर रहा है अभिनय, ठीक है, और उसका भाव प्रकाशन क्या है, ठीक है, उसका भाव कैसा है यानी क्या चीज वो दिखाना चाह रहा है हमें, भाव प्रकाशन, और रसानुभूति यानी किस रस की, यानी वीर रस है, व्यंग रस है, दुख वाला रस है, कौन सा रस है, वो रस की हमें अनुभूति होती है। ठीक है, नाट्यचार्य भरत का स्पष्ट कथन है, जो नाट्यचार्य भरत है उनका एक स्पष्ट कथन है, कोई योग, कोई कर्म, कोई शास्त्र, कोई शिल्प ऐसा नहीं है जो नाटक में नहीं दिखाई पड़ता है। यानी कि भरत मुनि जी कहते हैं कोई भी योग, कर्म, शास्त्र, शिल्प ऐसा नहीं है जो कि नाटक में दिखाई नहीं पड़ता है या नहीं मिलता है। नाटक सभी कलाओं में सशस्त्र और कर्मों का समन्वित रूप है। जो नाटक है सभी चीजों में और सभी कलाओं शास्त्रों में क्या है, जुड़ा हुआ है, समन्वित है, मिश्रित है, मिश्रण है। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा नाटक की उत्पत्ति और इसका स्वरूप। ठीक है, जो नाटक है इसकी उत्पत्ति क्या हुई है और इसका स्वरूप कहां से कैसा है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो भारतीय साहित्य में नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहा गया है। जो भारतीय साहित्य है इसमें नाट्यशास्त्र को पंचम वेद के नाम से जाना जाता है। भरत मुनि ने अपने महाकाव्य में नाट्यशास्त्र के प्रारंभ में इसकी उत्पत्ति का बड़ा रोचक विवरण दिया है। जो हमारे भरत मुनि जी हैं इन्होंने महाकाव्य जो है हमारा नाट्यशास्त्र, इसके प्रारंभ की उत्पत्ति के लिए बहुत बड़ा ही एक विवरण दिया है। वो विवरण क्या है उसको अभी हम देख लेंगे। ठीक है, भरत मुनि के अनुसार एक बार वैवस्वत यानी आप मनु कह सकते हो। ठीक है, एक बार मनु के दूसरे युग में, जब मनु युग चल रहा था, ठीक है, मनु के दूसरे युग में क्या था, मनोरंजन का कोई भी अच्छा साधन ना रहने से लोग उदास रहा करते थे। यानी कि मनोरंजन का कोई भी ऐसा साधन नहीं था तो लोग क्या थे, उदास रहा करते थे। तो सभी देवताओं, जो इंद्र आदि सभी देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी से एक ऐसे आनंद प्रदान यानी जो आनंद प्रदान करे, ठीक है, मनोरंजन के लिए विधान की प्रार्थना की, जो जातियों के लोगों के लिए समान रूप में मनोरंजन हो, यानी सभी लोगों की, सभी जितनी भी जातियां हैं, संस्कृति के लोग हैं, उन सभी के लिए एक समान रूप में मनोरंजन प्रदान करे। ठीक है, प्रदानी हो। देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा ने ऋग्वेद से रस तत्वों का ग्रहण कर नाट्य वेद नामक पंचम वेद की रचना की। नाटक के अभिनय के अनुरूप सिद्धांतों के प्रकाशन के लिए उन्होंने भरत मुनि को आज्ञा दी। यानी कि उन्होंने एक ऋग्वेद से कई एक तत्व निकाले, उन तत्वों को क्या है उन्होंने किसका नाम दे दिया, नाट्य अभियान के रूप में। देवताओं के द्वारा जब आग्रह किया गया तो ऋग्वेद से उन्होंने रस को तत्वों का ग्रहण किया। ठीक है, फिर नाट्य वेद नामक एक पंचम वेद की रचना कर दी, जिसको हम पंचम वेद के नाम से पढ़ते हैं। ये किसके द्वारा किया गया था, ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया था। और इसको लिखने का, इसको हमारे सामने प्रस्तुत करने का जो वो दिया
जिम्मेदारी दी वो किसको दी, भरत मुनि जी को दिया, जिन्होंने इसको सुशोभित और बहुत ही ज्यादा विस्तार और वर्णन के साथ इसको लिखाया, प्रस्तुत किया। ठीक है, इन प्रसंगों को बताते हुए भरत मुनि बताते हैं कि नाटकों में प्रेत देवताओं की विजय और राक्षसों की पराजय का वर्णन किया जाता है। यानी जितने भी नाटक होते थे इसमें सभी जो भरत मुनि बताते हैं कि जितने भी देवता थे उन सभी की विजय होती थी और जो राक्षस थे जो बुरे काम करते थे उन सभी की पराजय होती थी। ठीक है, तो फ्रेंड देखो ये क्या है कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में लिखे हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये नोट्स खुद मेरे द्वारा लिखे गए हैं। तो ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो राक्षसों ने ब्रह्मा से शिकायत की, जो राक्षसों की जो हमेशा हार हो जाती थी, पराजय हो जाती थी, तो क्या होते थे राक्षस लोग गए ब्रह्मा जी के पास, उन्होंने उनसे क्या क्या अपनी बात रखी, उनसे शिकायत किया, जिसका उत्तर कहा कि हमेशा जो है देवता जीत जाते हैं और राक्षस हार जाते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मा जी ने उसका उत्तर दिया। उत्तर देते हुए उनको राक्षसों को समझाया कि नाटक में कोई स्थान नहीं है, यानी किसी के साथ भी पक्षपात या भेदभाव नहीं किया जाता है, पक्षपात के लिए कोई भी स्थान नहीं है, उसमें तो तीनों लोकों के भाव का अनुकीर्तन या अनुकीर्तन होता है, यानी अनुभव होता है, तीनों लोकों का अनुभव होता है और समाज के व्यापक हित के अनुकूल वह रूप ग्रहण कर लेता है, जो कि समाज के अनुरूप जिस तरीके से उसका अनुरूप होगा, यानी जो उसके लिए भला होगा उसके अनुरूप ही वो क्या करेगा, अपना रूप धारण कर लेगा। ठीक है, अब आता है नाट्यशास्त्र में वर्णित इस कथा पर प्रामाणिकता और वैज्ञानिकता भले ही संदेह हो, किंतु इस कथा से प्रारंभिक नाटक की प्रकृति और उसके स्वरूप का प्रकाशन पड़ता है। यानी कि नाटक के इस जो वर्णित किया गया है, जो बताया गया है कि ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है, तो इसके ऊपर जो प्रामाणिकता है और जो वैज्ञानिक है वो भले ही संदिग्ध हो, वो संदेह करे, लेकिन ये इसमें क्या है, हमें इसका एक प्रारंभिक, हमें नाटक का एक प्रारंभिक रूप दिख रहा है इसमें, कि एक नाटक की तरह इसको बताया गया, बनाया गया है। ठीक है, एक प्रारंभिक नाटक का रूप दिख रहा है या प्रकाशन हो रहा है या प्रकाश पड़ रहा है। प्रारंभिक नाटक को मनोरंजात्मक, यानी शुरुआत में जो नाटक थे उनको क्या है, मनोरंजात्मक, कलात्मक, अभिनेता, नृत्य, संगीत पूर्णता और लोक कल्याण की भावना आदि विशेषताओं का संकेत मिलता है। जो हमारे नाटक है उसमें किन चीजों का हमें अनुभव मिलता है, सबसे पहले तो मनोरंजन मिलता है। ठीक है, कलात्मक यानी कलाएं देखने को मिलती है, अभिनेता लोगों से हमारा जो होता है रूबरू होता है, हम उनको जान पाते हैं। ठीक है, नृत्य डांस वगैरह होता है, संगीत यानी गाना बजाना गीत वगैरह होता है, लोक कल्याण यानी लोक कल्याण की भावना होती है, लोगों को जागरूकता फैलाई जाती है लोगों के अंदर, क्योंकि कोई भी नाटक होता है तो वो सडनली जो घटना घटी होती है उसी के आधार पर कोई भी नाटक किया जाता है, या फिर हमारे और वेद वगैरह से किया जाता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, विशेषताओं से संकेत मिलता है। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। क्या आता है, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र की रचना नाटो, यानी कि जो लोग सीखते थे नाटो को प्रशिक्षण देने के लिए क्या था। अब नटो कौन थे, नट वह व्यक्ति हुआ करते जो अभिनय करते थे या फिर नाटक करते थे। ठीक है, नट देखो, नट यहाँ पे जो नाटक कहा गया, नट देखो नाटक करने वाले अभिनेता या फिर जूनियर कह सकते हैं, जो जिनको वो बताते थे कि ऐसे ऐसे करना है, उनको मतलब ये राह दिखाना। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं सीनियर जो जूनियर्स को रास्ता बताते हैं, वो रास्ता बताने का काम करते थे, उनको प्रशिक्षण देते थे, सिखाते थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो अगला टॉपिक हमारा अगला पॉइंट है हमारा, आचार्य अभिनव गुप्त का मानना है कि नाटक का प्रयोग सशस्त्र सर्वप्रथम भरत मुनि ने ब्रह्मा से सीखा, फिर उन्हें वह सशस्त्र अपने शिष्य को सिखाया। यानी कि जो हमारे आचार्य अभिनव गुप्त है उनका ये मानना है कि नाटक का प्रयोग जो है सबसे पहले जो भरत मुनि थे उन्होंने किससे सीखा, ब्रह्मा जी से सीखा, उसके बाद ही भरत मुनि ने उसको किसको सिखाया, अपने शिष्यों को सिखाया। ठीक, भविष्य में नटों को लाभान्वित करने की दृष्टि से, यानी भविष्य में आने वाले समय में इन फ्यूचर में अपने जो नट है यानी जो अभिनेता है उन सभी को लाभान्वित यानी लाभ पहुंचाने के लिए, नाटक पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या किया, इस सशस्त्र ग्रंथ के रूप में निबंध किया। इन सभी नाटकों को या फिर जो भी उसमें सिद्धांत थे, जो भी उसके नियम कानून कायदे जो चीजें थी उसमें जो जो होता है उन सभी का विस्तार से वर्णन करके अपनी एक ग्रंथ बना दी, उस ग्रंथ में उसको निबंधित
संबोधित कर दिया, नहीं लिख दिया, ताकि आने वाले इन फ्यूचर जो भी हमारे नाटक आएंगे, नट आएंगे, अभिनय जो अब नाटक करेंगे, उन सभी को इससे भला हो सके। ठीक है। कालिदास, भभूति, राजशेखर आदि नाटककारों ने भरत मुनि को एक महान नाट्याचार्य के रूप में स्मरण किया है। कालिदास, भभूति, राजशेखर आदि जो नाटककार थे, इन्होंने भरत मुनि को एक महान नाट्याचार्य के रूप में स्मरण किया है या याद किया है या फिर माना है। ठीक है। उनका नाट्यशास्त्र केवल एक पुस्तक ही नहीं बल्कि सदियों तक बनी रहने वाली एक जीवंत परंपरा है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज भी हम इसको पढ़ रहे हैं, तो एक तरह से जीवंत परंपरा है ही नहीं, है कि नहीं है कि नहीं। देखो, आज हम लोग भी थिएटर में जाते हैं जहाँ पे मूवी चलती है। ठीक है। फिलहाल वो मैं एक तरह से समझा रहा हूँ। ठीक है। तो देखो, मूवी जहाँ चल रही है, एक तरह से वो हो गया हमारा मंच, और जहाँ हम लोग बैठे हैं वो दर्शक। तो आज भी जो नाटक सामने कर रहा है, हम तो वहाँ थिएटर में क्या देखने जाते हैं, एक बड़ी एलसीडी पे मूवी देखते हैं, लेकिन उस मूवी को जहाँ किया गया है, ठीक है, वहां पे क्या है, कायदा कानून हर चीज बताया गया कि इस मूवी को ऐसे ऐसे करना है, क्या इक्विपमेंट्स लगेंगे, कैसे कैसे किरदार करना है, किसको कब क्या बोलना है, क्या पहनना है, वो सभी चीजें, किस टाइम पे कौन सा म्यूजिक होना है, सभी चीजों का जो उसमें वर्णन किया गया है, तभी तो वो बन के हमारे सामने एक आता है। उसको बनाने में, एक मूवी को बनाने में 3 से 4 महीने, कभी कभी तो सालों का भी समय लग जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, उनको लाभान्वित करने के लिए भी किया गया है। और उसका जो नाट्यशास्त्र है, केवल एक पुस्तक ही नहीं है, वो क्या है, एक जीवंत परंपरा है। क्योंकि नाटक यानी कि जो हम फिल्म मूवी वगैरह देखते हैं, ये भी एक तरह से नाटक ही होता है। ठीक है। भारत में नाटक की उत्पत्ति, ये भारत ही है, भरत नहीं होगा। ठीक है। देखो, भारत में नाटक की उत्पत्ति और उसके अभियान आदि के विषय में भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को सबसे प्राचीन ग्रंथ माना है। भारत में नाटक की उत्पत्ति और उसके अभियान आदि के विषय में जो भरत मुनि का जो नाट्यशास्त्र है, उसको सबसे प्राचीन ग्रंथ या पुराना ग्रंथ माना है। ठीक है। भरत मुनि ने नाटक का प्रामाणिक और विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है। नाटक संबंधित सभी विषयों का प्रतिपादन करने वाला सशस्त्र नाट्यशास्त्र, यानी सभी कानून, सिद्धांत और सभी चीजों को विस्तार से बताने वाला जो एक ग्रंथ है, वो कौन है, नाट्यशास्त्र ही है। ठीक है। यह ग्रंथ नाटक के स्वरूप को समझाने का उपाय है। यानी ये जो ग्रंथ है, जो नाट्यशास्त्र है, जिसको पंचम वेद भी कहा गया है, ये क्या है, नाटक के स्वरूप को समझने का एक उपाय है। ठीक है। यह केवल नाट्य कला का ही नहीं बल्कि समस्त भारतीय कलाओं का विश्वकोश है। ये केवल एक नाट्य कला का ही नहीं बल्कि ये समस्त, यानी पूरे विश्व, ये पूरे भारतीय कलाओं का विश्वकोश है। ठीक है। यह ग्रंथ ज्ञान, विज्ञान, शिल्प, कला, विधा, योग और कर्म का भी बोध कराता है। ठीक है। जो हम नाटक फिल्म देखते हैं, उससे हमें क्या ज्ञान बढ़ता है, हमें विज्ञान के बारे में नॉलेज होती है, और भी शिल्प कला वगैरह विधा के बारे में भी हमें नॉलेज होती है। ठीक है। नाट्यशास्त्र में कुल 36 अध्याय हैं और 6000 श्लोक हैं। ठीक है। तो देखो, 36 अध्याय हैं और 6000 श्लोक है, किसमें, नाट्यशास्त्र में। ठीक है। तो देखो, ये यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा नहीं कि 36 अध्याय में क्या क्या बताया गया और क्या क्या चीजें हैं। ठीक है। आप लोग अगर ड्यू के स्टूडेंट्स हो, ड्यू टू सोल के स्टूडेंट्स हो, तो अपने रंगमंच की बुक में जाओ, वहां पर आपको पूरे 36 के 36 अध्याय पढ़ सकते हो अपनी नॉलेज के लिए। फिलहाल वो आपका कहीं भी काम नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, वो किसी भी पेपर में आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो अगर आप लोग अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हो तो ड्यू सोल की बुक में जाओ, वहां से आप लोग उसको पढ़ सकते हो। और मैं आपको यहाँ इस वीडियो में पढ़ाऊँ, उसका कोई फायदा नहीं है, उल्टा वीडियो लंबी होगी और आप लोग बोर हो जाओगे। बस इतना जान लो कि जो नाट्यशास्त्र है, इसमें कुल 36 अध्याय हैं, 6000 श्लोक हैं। ठीक है। इतना जान लो। अब बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, नाट्यशास्त्र का भारतीय साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। जो नाट्यशास्त्र है, इसका भारतीय साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। नाटक की विभिन्न विधाओं का जितना विवेचन इस ग्रंथ में मिलता है, उतना किसी अन्य ग्रंथ में नहीं मिलता है। जो नाट्यशास्त्र का जो भारतीय साहित्य है, ठीक है, नाट्यशास्त्र का भारतीय साहित्य में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। नाटक की विभिन्न विधाओं का, यानी नाटक में जो जो चीजें बताई गई हैं, जितनी भी विधान है, जितने भी सिद्धांत है, जितने कानून है, उन सभी विधाओं का जितना विषय विवेचन इस ग्रंथ में, यानी नाट्यशास्त्र में किया गया है, जितने विस्तार से किया गया है, उतना और किसी भी ग्रंथ में नहीं किया गया है। ठीक है, या नहीं मिलता है। ठीक। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा नाट्यशास्त्र का महत्व, यानी जो नाट्यशास्त्र है, इसकी क्या महत्वता है, क्या महत्व है। भरत मुनि के अनुसार नाट्य परंपरा का मुख्य स्रोत वेद है। ठीक है। जो भरत मुनि है, उनके अनुसार क्या है, जो नाट्यशास्त्र का जो प्रमुख जो मुख्य स्रोत है, वो क्या है, वेद है। नाटक का मुख्य उद्देश्य दुखी मन को शांत
करना है। नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है? दुखी मन को शांत करना है। मान लो जैसे कि आपने देखा होगा जब हम सैड रहते हैं तो रील वगैरह रेलते रहते हैं, तो क्या होता है कि उसमें रेलते रेलते क्या होता है, कोई हंसी वाला मूड आ जाता है तो हंस लेते हैं, खुश हो जाते हैं कि नहीं। और वेद कैसे है? वेद वैसे है, आप लोग देख सकते हो अभी कुछ टाइम से यानी तकरीबन 1-1.5 साल से आप लोग देखा होगा, आप लोगों ने एक सीरियल चल रहा है अभी हमारा रामायण बीच में चला था, और भी कई सारे राधा कृष्ण वाले सीरियल आ रहे हैं, शायद स्टार गोल्ड, स्टार भारत पे आता है वो, तो आप लोगों ने वो देखा होगा। तो वो क्या है? वो एक वेद से ही लिया गया है, और उसको एक नाटक के मतलब उसमें जो लिखा गया है वेद में, उसको क्या है जीवंत रूप में किया जा रहा है और लोगों को, दर्शकों के सामने उसको पेश किया जाए। तो एक तरह से क्या है? वो वेद है और वो एक नाटक ही है कि नहीं है? ठीक है। नाट्य के उद्देश्य तक पहुंचने के लिए उसकी प्रयोग विधि के सम्यक ज्ञान की आवश्यकता है। यानी एक नाट्य के सही उद्देश्य तक पहुंचने के लिए उसके नाट्य की सम्यक यानी सारी ज्ञान की हमें आवश्यकता है। नाट्य शास्त्र में नाटक के विभिन्न स्वरूपों का ज्ञान होता है। जो नाट्य शास्त्र है उसका विभिन्न स्वरूपों का ज्ञान होता है। नाट्य शास्त्र में नाटक के भाव रस का ज्ञान होता है। जो नाट्य शास्त्र है उसमें हमें क्या किसका ज्ञान होता है? भाव का भी ज्ञान होता है कि किस भाव में क्या कौन सा रस यूज होता है, उनका ज्ञान होता है। ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा भारतीय रंगमंच की अवधारणा है। क्या आता है? भारतीय रंगमंच की अवधारणा। नाटक मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है। रंगमंच के जरिए कलाकार अपने भाव विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। संभावित रंगमंच के मूल में यही अवधारणा है। यानी कि जो नाटक है ये एक मानवीय संवेदना यानी मानव की एक इच्छाएं हैं, ठीक है, मानव की एक अभिव्यक्ति है जो कि बहुत ही ज्यादा सशक्त है। ठीक है। रंगमंच की यानी कि एक स्टेज के जरिए या फिर नाटक के जरिए क्या है, ये एक अपना कलाकार जो है, यानी देखो रंगमंच के जरिए यानी स्टेज के जरिए एक कलाकार अपने मन के भाव को, अपने मन के विचार को, अपनी क्रिएटिविटी को किसके सामने दिखाता है? रंगमंच के जरिए दूसरे तक पहुंचाता है, दूसरे दर्शकों तक दिखाता है। ठीक है। संभवित जो मूल है इसका, एक तरह देखा जाए जो केंद्र है, जो मूल है, वो यही है, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना किसी भी ऐसे माध्यम से जिससे कि लोगों का मन भी खुश रहे, प्रसन्न रहे, वो हमें देखे, इंटरेस्टेड हो और क्या करे, वो उसके प्रति जागरूक हो। आपने देखा होगा कई सारे अभियान चल रहे हैं, पानी बचाओ और भी ग्रीनरी बचाओ, इन सभी को लेकर के बहुत सारे अभियान वगैरह चलते रहते हैं। तो ये क्या है? ये भी एक नाटक है, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं किसी स्टेज के जरिए। ठीक है, इतना समझ में आया। अब बढ़ते हैं आगे। नाटक लोक हितकारी मानव विनोद का ऐसा साधन, यानी कि जो नाटक है वो लोक हितकारी है। सॉरी फ्रेंड्स, हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे। ठीक है, देखो नाटक जो है वो लोक हितकारी है, यानी लोगों का हितकारी है, लोगों का हित होता है, लोग उसके जिसको हम समझाना चाहते हैं वो समझ पाता है, और लोगों का मनोविनोद का ऐसा साधन है जो दृश्य भी है और श्रव्य भी है। यानी कि जो नाटक है वो नाटक क्या है, वो मनोविनोद का एक ऐसा साधन है जो कि दृश्य यानी हम देख भी सकते हैं, श्रव्य यानी सुन भी सकते हैं। ठीक है, तो अब आता है हमारा नाटक की उत्पत्ति के समय महेंद्र इत्यादि देवताओं ने ब्रह्मा से ऐसा ही मनोविनोद का साधन मांगा था जो दृश्य और श्रव्य दोनों हो। यानी कि जो हमारा नाटक है वो लोगों के हित के लिए काम करता है। ठीक है, लोगों के मनोविनोद के भाव को जगाता है, उनके मन में जागरूकता बढ़ाता है और उनके मन को क्या करता है, शांत करता है। अगर वो दुखी है तो उनको शांत करता है। मान लो कोई मूड ऑफ सा हो रहा है तो आप क्या है, जॉनी लीवर और कपिल शर्मा इन सब की शो देखो, हंस दोगे, मजा आ जाएगा, खुश हो जाओगे। और ये जो नाटक होता है, नाटक क्या होता है, दृश्य भी होता है, हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, दृश्य भी है और श्रव्य भी है। नाटक की उत्पत्ति के समय महेंद्र इत्यादि देवताओं ने, सभी देवताओं ने एक ऐसा ही साधन मांगा था, ऐसा ही मनोरंजन का साधन मांगा था जिससे कि सभी लोगों का, मनुष्य का मनोविनोद का जो साधन है वो मनोविनोद है जो सब खुश रहे। ठीक है, और जो दृश्य भी हो और श्रव्य भी हो। ठीक है, इस साधन के दृश्य होने का अर्थ रंगमंच है। इस साधन का जो दृश्य है यानी हम जिसको देख पा रहे हैं, यही क्या है, रंगमंच है। रंगमंच के अभाव में विधा का दृश्य होना असंभव है। यानी रंगमंच अगर नहीं, यानी फिर अगर स्टेज नहीं रहेगा तो इसका, इस विधा का दृश्य यानी देखने वाला होना असंभव है। फिर तो क्या करेंगे, हम रेडियो ही बजाते रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार नाटक की उत्पत्ति को साथ ही रंगमंच का भी
उत्पत्ति हुई, यानी कि नाटक के साथ ही किसकी उत्पत्ति हुई, रंगमंच यानी कि स्टेज की उत्पत्ति हुई। इससे पहले आप लोग देखा होगा रेडियो चलते थे, वो सिर्फ श्रव्य होते थे और दृश्य नहीं होते थे। लेकिन जो नाटक हैं जो अब चल रहे हैं, अब तो रंगीन टीवियां भी आ रही है जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, दृश्य भी है और श्रव्य भी है। ठीक है। ये देखो, रंगमंच जीवन की घटनाओं को सजीव रूप में उपस्थित करता है। जैसे कि मैंने बताया, जीवंत जो अभी हाल फिलहाल में जो घटनाएं चल रही है उसको सजीव रूप में उपस्थित करता है। दर्शक के सामने घटनाएं वास्तविक रूप से घटित होती है। जब हम उसको देखते हैं तो क्या होता है, वो जो दर्शन है वो क्या है, वास्तविक रूप से हमारे सामने घटित होती है। जैसे हमने रामायण देखी और भी कई सारे सीरियल्स देखे, मुझे याद नहीं, फिलहाल मैं सीरियल्स पे ध्यान नहीं देता हूँ। तो वो क्या है, एक तरह से क्या है, वो हम उन घटनाओं को अपने नज़र के सामने देखते हैं तो हम और अच्छे से उसको अनुभव कर पाते हैं। ठीक है। जैसे महाभारत वगैरह हुई थी, राधा कृष्ण की रासलीला वगैरह हुई थी, ये सभी क्या है, राधा कृष्ण के सीरियल में हुआ था। तो ये सभी चीजें क्या है, इन सभी चीजों से हमें मिलता है कि हम उसको देख भी पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं। ठीक है। और उसको समझ भी पा रहे हैं। ठीक है। रंगमंच के माध्यम से दर्शन की भावनाओं यानी दर्शक की भावनाएं मुख्य रूप से उत्तेजित होती हैं। यानी कि रंगमंच के माध्यम से, यानी जब हम स्टेज पर कोई भी कला देखते हैं, कोई भी चीज देखते हैं, अगर वीर रस आता है तो हम लोगों के अंदर क्या आता है, पहले आपने देखा होगा एक हमारा सीरियल आता था, एक नाटक आता था हमारा, बालवीर आता था। ठीक है। तो जब वो किसी को मारता था क्या होता था, बच्चों के अंदर एक वो आती थी, वीर रस का उद्भव होता था, वीर रस की उत्पत्ति होती थी, जिससे क्या होता था, हम लोग भी कहते थे मार मार, बालवीर वीर वीर करते थे ना। तो ये सभी क्या है, हमारे अंदर रस की उत्पत्ति, हमारी मुख्य भावनाओं, जो हमारे अंदर की उत्तेजना है उसको बाहर लाता है स्टेज। ठीक है। और जब वो सोचो, हम उसको टीवी में देख रहे तो इतना ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं उसके प्रति, जब हम उसको अपने नजर के सामने होते हुए देखेंगे, घटित होते देखेंगे तो कितना मजा आएगा, है कि नहीं है। तो ये सभी क्या एक नाटक का ही रूप है। ठीक है। और उसमें तत्सम संबंधी संवेदनाएं उभर आती है, यानी उसके करने की संवेदनाएं उभर आती है। ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, नेमीचंद्र जैन ने लिखा है कि रंगमंच कलात्मक अभिव्यक्ति का ऐसा माध्यम है जिसमें मनोरंजन का अंश अन्य कलाओं की तुलना में अपेक्षित सबसे अधिक है। यानी कि नेमीचंद्र जैन जो है, इन्होंने लिखा है कि जो रंगमंच है ये कलात्मक अभिव्यक्ति का एक ऐसा माध्यम है जिसमें कि मनोरंजन का जो अंश है वो सबसे ज्यादा अधिक है, बाकी कलाओं की तुलना में बहुत ज्यादा इसमें अधिक है, सबसे अधिक है मनोरंजन की तुलना, मनोरंजन की अधिकता जो है बहुत ज्यादा है बाकी की तुलना में। ठीक है। रंगमंच पर प्रदर्शित नाटक दर्शन का मनोरंजन करने की संपूर्ण और सफल होना और अपना उद्देश्य पूरा करता है। यानी कि रंगमंच पर जो भी नाटक प्रदर्शित हो रहा है वो तब तक सफल नहीं होगा जब तक कि लोगों को वो सही से दिखेगा नहीं, सही से चलेगा नहीं। जब उसको लोग सही से समझ जाएंगे, लोगों का मनोरंजन हो जाएगा, तभी वो नाटक जो है संपूर्ण रूप से सफल होगा, अन्यथा वो उद्देश्य जो है पूरा नहीं होगा, वो सफल नहीं हो पाएगा। जब लोग उसको सही से देख लेंगे, समझ लेंगे और अपने भाव जो भी है उनके मन में उसके प्रति जो भी नाटक दिखाया गया, जैसे कि मैं दिखाता हूँ सेव वाटर। ठीक है। तो सेव वाटर में अगर कहता हूँ पानी बचाओ, क्योंकि हमारे जीवन पे कितना है, 0.1% पानी है जो कि भूजल है, पीने के योग्य है। बाकी जितना भी पानी है वो सारा खारा पानी है, ग्लेशियर के रूप में है या फिर क्यूबिक के रूप में है। ठीक है। तो इस पानी को अगर मैं कहता हूँ इतना ही पानी पीने लायक है, इसको बचाओ, अपने बर्बाद मत करो, तो क्या होगा, अगर आप लोग इसको समझ जाते हो, इसको जान जाते हो, इसके प्रति अगर जागरूकता बढ़ जाती है, तो ये मेरे लिए क्या होगा, मैंने जो नोटिस दिया आपको ये सफल हो जाएगा। तो वही है, रंगमंच पर जो भी नाटक प्रदर्शित हुआ है पर दर्शकों के सामने, वो उनका मनोरंजन करे पहला तो। ठीक है। दूसरा, वो संपूर्ण रूप से सभी लोगों के लिए क्या है, हितकारी हो, सभी लोग उसके प्रति जागरूक रहे। और जब सब ये चीजें, सारी चीजें हो जाएंगी, यानी जो जो इंसान की नीड है वो सारी पूरी हो जाएंगी, मनोरंजन भी हो गया, हितकारी भी रहा और उससे हमें कोई जागरूकता भी मिल गई, तो क्या होगा, वो सफल हो जाएगा और उसका उद्देश्य जो था वो पूरा हो जाएगा। आज का जो वीडियो है या फिर चैप्टर है हमारा यहीं पे एंड होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें, जो भी स्टूडेंट्स हैं आपके नजर में या आपके फ्रेंड्स हैं उन सभी को शेयर करें। और कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को क्लियर करें।
और हाँ, एक और ज़रूरी बात, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना, प्रेस दी बेल आइकन, कितना रंग बिरंगा लिखा है कि नहीं। तो बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि जितने भी आने वाली न्यू वीडियोस है उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।